वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1857 के विद्रोह का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज जो क्वेश्चन बचा है उसको कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर इसका हम लोग थ्योरी वाला पार्ट भी पढ़ चुके हैं तो थ्योरी आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, और इसमें जो क्वेश्चन हो चुका है उसकी वो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है उसको जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर वाइज आप लोग का थ्योरी और प्रैक्टिस चल रहा है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, यानी कौन कमांडिंग ऑफिसर था 1857 का विद्रोह जब बैरकपुर में हुआ था। तो हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिक्स, हैरिसे, सर ह्यू व्हीलर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है हैरिसे ने था, ऑप्शन सी सही हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 1857 में 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिसे कमांडिंग ऑफिसर थे। अगला देखिए क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो सही ऑप्शन हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे देखिए 1857 के विद्रोह के समय तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला देखिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो चर्चिल था, पामस्टर्न था, इटली था, ग्लैडस्टोन था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पामस्टर्न था। यहाँ पे देखिए जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटिश में वास्कॉट पामस्टर्न, हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय वास्कॉट पामस्टर्न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तक और फिर 1859 से 1865 ईस्वी तक था। यहाँ पे अगला देखिए निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था। तो कर्नल सेंट लेगर का, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स का, कर्नल बैलेस का, उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सही का। अगला देखिए 1857 का विद्रोह मुख्यतः किसके कारण से असफल रहा, यानी किस कारण से जो ये विद्रोह हुआ था असफल हो गया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसका प्रभाव को सीमित क्षेत्र था, जमींदारों का सहभागिता थी। तो सही ऑप्शन हो जाता है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 1857 विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेता में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगई भीड़ के तरफ व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता का उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्था स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। अगला क्वेश्चन देखिए 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं में ब्रिटिश सरकार के साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे साजिश तथा संगठित थे, उपयुक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए विद्रोह के समय भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण रहे हों, किंतु विद्रोह के लिए एक घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए यह अकेले कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बंबई और मदरसा की सेनाएं राजभक्त रही। अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत में यहाँ पे देखिए समतावादी तत्व ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरे और अन्य समतावादी तत्वों ने जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकार ने ग्वालियर के मंत्र
मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालर जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। यहाँ पे देख सकते हैं रणनीति और रणकौशल की दृष्टि से भी अंग्रेज सेनाएं भारतीय विद्रोही से बहुत आगे थी। वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थी और 1857 के विद्रोह की असफलता के उपयुक्त सभी कारण जिम्मेदार हैं। अगला देखिए, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहा क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। अगला देखिए, छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने के तैयार नहीं थे। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को नहीं दर्शाया गया। अब ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हावलॉन्ग, सर हेनरी लॉरेंस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन ये हमें देखिए, 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुए थे और 23 सितंबर 1857 को इसकी यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी के रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हावलॉन्ग तथा जनरल नील की मृत्यु हुई। अगला देखिए, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व के जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क और का दोनों सत्य है और क का सही स्पष्टीकरण है। अगला देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि यद्यपि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता होने के कई कारण थे, परंतु इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण अधिकांश प्रमुख रियासतें के शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो सर जेम्स आउट्रीम एवं डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन ए और टी आर होल्मस। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। यहाँ पे देख सकते हैं सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित तथा और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण या समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरोध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी आर होम्स के अनुसार यह बर्बरात और सभ्यता के बीच युद्ध था। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये हो जाते हैं बी.डी. सावरकर। यहाँ पे देखिए, बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो बी.ए. स्मिथ, पी.ई. रॉबर्ट्स, बी.डी. सावरकर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, बी.डी. सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था आर.ए. मजूमदार, ताराचंद्र, बी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी। 1857 का भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन, सेन थे, जिनकी पुस्तक एटनी फैक्ट्री 7 1857 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय भाषा में 1857 के विपुल के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है सैयद अहमद खां, बिक्रम चंद्र चटर्जी, बी.डी. सावरकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब या बगावत ए हिंद देख सकते हैं 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारण की चर्चा की गई है। यहाँ पे देखिए, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीयता स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आर.सी. मजूमदार से
अगला देखिए, ये आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सोफी मोंटी एंड द रिपब्लिक ऑफ 1857 की स्वतंत्रता रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने लिखा था कि इस निर्णय में इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न तो राष्ट्रीय था, न तो ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आर.सी. मजूमदार 19वीं इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे। तो डी.आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था में मानते थे। अगला देखिए क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वशासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया है। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई है। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन का बागडोर कंपनी के हाथों में निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई तथा इसके शासन प्रणाली में भी आमूल-चूल परिवर्तन किया गया। अतः 1857 की क्रांति के संदर्भ में अगला देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। तो 1 नवंबर 1858 को 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारतीय मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने के आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो रियासत को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजतवाड़ों को यथास्थित बनाए रखी जाएगी, भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा के समान व्यवहार मिलेगा और भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुई दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस अधिघोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक के लोग को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानून सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। अगला है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो ये जो 1858 में घोषणा की थी, इनका उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहार का नियमन करना। तो ऑप्शन पहला और दूसरा सही हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी में अधिनियम लागू किया जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधित अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंधन सीधा अपने हाथों में ले लिया। इस अधीन के तहत 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसमें एक उद्घोषित किया गया कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश शासन के द्वारा और उनके लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधित्व था। संक्षेप में भारत का ब्रिटिश सर्वोच्च सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई। साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा द्वारा देशी राज्यों को एक आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व बना रहेगा। स्पष्ट है कि भारतीय राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करने की घोषणा की गई थी। ब्रिटेन से द्वारा प्रकाशित द हिस्टोरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के
लिखित है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पील आयोग। आगे देखिए इसमें, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया, जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई, और भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों में से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रासा तथा मुंबई में अनुपात 1:3 का रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया: उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी बंगाल, गोरख सिख पंजाब, या पूर्वी बंगाल उड़िया, मदरसा प्रेसिडेंटी और मराठा। तो ऑप्शन सी हो जाते गोरखा, सिख और पंजाबी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम यूपी प्रांत के थे। प्रत्येक विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना को पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन के प्रतिलोभन की नीति पर आधारित है। तो आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग